जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए और कहना भी चाहेंगे कि आपके सपनों की उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फा एग्जाम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम जो अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट था, अब वो चेंज होकर अल्फा एग्जाम पॉइंट हो गया है। तो अगर आपके चैनल में आपने जो सब्सक्राइब किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर उसमें अपडेट दिखा रहा होगा तो उससे आप घबराइएगा नहीं, उसी का नाम बदलकर अल्फा एग्जाम पॉइंट हो गया है। ठीक है, चलिए। तो आपके यूपीपी की वैकेंसी जल्द ही डेट उसकी लॉन्च होने वाली है और हमारी भी क्लास डे बाय डे चल रही है, जिसमें वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4 आज हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमारी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 हो चुकी थी और आज वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, तो आप लगे रहिए अपने एग्जाम में और तैयारी में जी जान लगा दीजिए और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। और कहते भी हैं कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं। ठीक है, रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आएंगी मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। ठीक है, चलिए। तो देरी न करते हुए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और गोलू, आप भी अपना पेन कलम निकाल लीजिएगा और साथ में सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, चलिए। तो हम शुरू करते हैं। आज का अपना सेशन क्या दिया है? ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया हुआ है? दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरे अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? विपरीत पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है? दाईं ओर से 8वां। तो पहले बताइए, दाईं यानी राइट से 8वां, फिर कह रहा है के बाईं 9वां, यानी आप इधर हैं फिर इसके इधर बाएं बढ़ेंगे यानी प्लस होगा। तो प्लस क्या होगा? 9वां। फिर कह रहा अक्षर से दाईं तीसरा, फिर आपको दाईं इधर आना है यानी माइनस क्या कर दें? तीसरा। तो कितना आएगा जरा देखिएगा। तो कहेंगे 8 और 9 17 होगा, 17 में से 3 माइनस कर दिए तो क्या हो गया? कहेंगे 14, यानी राइट से 14वां, राइट से 14वां। अब कह रहा राइट से 14वां जो अक्षर जो होगा उसी का विपरीत चाहिए। तो अगर आपको राइट से 14वां निकालना है तो पहले आपको लेफ्ट से पता होना चाहिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं? 27 से माइनस करेंगे 14, तो क्या आएगा? कहेंगे 13 आएगा। यानी ये लेफ्ट से 13वां, और लेफ्ट से 13वां किसकी प्लेस वैल्यू होती है? कहेंगे एम की होती है। और यम का अपोजिट पूछा है, करा का विपरीत, तो यम का अपोजिट क्या होता है? यन होता है। ठीक है, यम का अपोजिट यन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यन। कोई दिक्कत गोलू? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। क्या दिया हुआ है? कर रितेश व रमेश किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि रितेश रमेश की तुलना में 1.5 गुना कार्यकुशल है तो रमेश अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त है। ये थोड़ा आपके मैथ से उठा लिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर मैथ से उठा लिया है तो ठीक है, कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है गोलू, तो इसको भी तोड़ दिया जाए, भले मैथ से आ गया है तो क्या हुआ? ठीक, चलिए। तो क्या दिया है? रितेश और ये हो गया रमेश। कह रहा जो रितेश है वो रमेश की तुलना में 1.5 गुना कार्यकुशल है, मतलब जितना काम ये करेगा उतना काम ये भी करेगा। ठीक है, तो चलिए जरा मान लेते हैं कि रमेश यदि 2 करता है तो रितेश कितना करेगा? कहेंगे 3 करेगा। कितना करेगा? 3, यानी ये इसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, चलिए। अब दोनों मिलकर एक काम को कितना करेंगे? कहेंगे 5 करेंगे। जब 5 करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करते हैं? करें 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हो गया 18 दिन। टोटल काम कितना हो गया? 90 हो गया। टोटल काम कितना हुआ? कहेंगे 90 हो गया। अब कह रहा है इसी काम को रमेश अकेला कितने दिनों में करेगा? तो रमेश का जब टाइम चाहिए तो कहेंगे टोटल काम में क्या कर दीजिए? रमेश की कैपेसिटी से डिवाइड। तो रमेश की कैपेसिटी कितनी है? 2, तो कितना आएगा? कहेंगे 45 आएगा। यानी कितना दिन लेगा रमेश अकेला उस काम को करने में? 45 दिन। हमारा आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है?
ये रहा अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है। नंबर को देख के डरना नहीं, ये हो क्या रहा है कुछ नहीं, बस जरा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाइए, अभी सारा लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। क्या दिया हुआ है, पहले एक नंबर है ये, इसमें देखिए हुआ क्या है, अगला स्टेप जैसे आया इसने आगे से 7 काट दिया है और बाकी नंबरों को ज्यों कहते हैं उतार दिया है। देखिए 45, 21, 86, 39, 45, 21, 86, 39, यहाँ तक आ गया। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, अब यहाँ पीछे से 9 काट दिया है, जरा देखिए पीछे से 9 काट दिया तो क्या बचा, 45, 21, 863, 45, 21, 863, यानी अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या किया है, अब इसने फिर आगे से 4 काट दिया है, मतलब एक बार आगे काट रहा है पीछे काट रहा है, आगे काट रहा है पीछे काट रहा है, तो क्या बचा 52, 18, 63, 52, 18, 63, ये अगला स्टेप पूरा हुआ। फिर आगे पिछला काटेगा तो क्या बचेगा 52, 186, 52, 186, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर आगे से 5 काटेगा तो क्या बचेगा 21, 86, 21, 86, फिर अब पीछे से काटेगा तो क्या बचेगा, कहेंगे 218। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना आगे कुआं और पीछे खाई, मुसीबतें कभी कभी आ जाती थी, यहाँ भी वही था, आगे कुआं पीछे, मतलब दोनों तरफ से इसका हरासमेंट हो रहा था, इसमें कमी हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा चौथा, क्या दिया है, एक घड़ी में 8:40 प्रदर्शित हो रहा है, तो बताइए घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये रही आपकी घड़ी, ठीक, 12 बजा दिए, 6 बजा दिए, 3 बजा दिए, 9 बजा दिए, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, कितना बज रहा है 8:40, यानी पहले 40 मिनट के लिए हम बड़ी वाली सुई बना देते हैं, ये हो गई बड़ी वाली सुई। अब बताइए 8 जब बजा होगा तो बड़ी वाली सुई 40 मिनट, ठीक है, अब बड़ी वाली सुई यानी छोटी वाली सुई भी क्या होगी, लगभग इसी के पास होगी, ये थोड़ा सा ऊपर सरक चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि जब 8 बजा होगा तो बड़ी सुई यहाँ रहेगी, छोटी सुई बड़ी सुई यहाँ रहेगी, लेकिन जब यहाँ से चल के आई तो ये भी थोड़ा सा सरक के कुछ यहाँ लगभग आ चुकी होगी। तो कह रहा है इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, मतलब जितना टाइम हो रहा है उसमें 11:60 से क्या कीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए और आधा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये रहा 8:40, ठीक है, अब इसमें 11:60 से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो 2 नंबर मिलेंगे उनका डिफरेंस का आधा करना है। तो चलिए देखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 छक्का 48 हो गया, यानी 480 आ गया, ठीक है, फिर इसका करना, ये डिफरेंस का सिंबल होता है, फिर 11 चौका 44, यानी बड़े में छोटा माइनस कीजिए और इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो कितना आएगा, कहेंगे माइनस करने पर 40 आएगा, और 40 का आधा करेंगे तो कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। हमारा ऑप्शन क्या सही है, कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 डिग्री। ठीक है गोलू, चलो ध्यान कहाँ है, किसे देख रहे हो, नहीं पढ़ तो नहीं रहे बबुआ, जिस कश्ती पे तुम सवार हो ना उसी कश्ती कभी हम भी मुसाफिर थे, ठीक है, हमारा नहीं समझ में, हम तुम्हारा समझ रहे हैं, तुम जहाँ देख रहे हो, ठीक, कल से तुमको लग रहा है अकेले बैठाना पड़ेगा, हाँ तो इधर ध्यान दो, ठीक है। चलिए, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करके गंतव्य पर पहुंच जाता है। सोहन अपने घर से किस दिशा में है, किस दिशा में पूछा, दूरी नहीं पूछा। चलिए ये हम डायरेक्शन बनाते हैं, ये रहा हमारा डायरेक्शन, ये आपको पता है ना, इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। फोन आ रहा है भाई, हेलो, अल्फा एग्जाम पॉइंट, फ्लाईओवर के नीचे जो ऐसे करंट वाली गली है, हाँ जब उतरेंगे तो उधर से आके उतरेंगे तो ऐसे करंट वाली गली है ना, नीचे आएंगे तो एक पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान आपको दिखेगा,
हाँ, उसी के बगल में अल्फ़ा टेक लगा हुआ, आप गली में आ जाइएगा। हाँ ठीक ठीक। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी ऑनलाइन फ़ोन उठाया हूँ, ठीक है, आ जाइए। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, थोड़ा भाई इमरजेंसी कॉल थी। चलिए क्या है, ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर, सॉरी हाँ 15 किलोमीटर दक्षिण, यानी यहाँ से चलेगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहे 15 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की तरफ आएगा, तो मान लीजिए ये आ गया यहाँ तक 15 किलोमीटर। 15, फिर कह रहा है फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से पूर्व मिलेगा, मुड़ेगा और कितना चलेगा 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर कहा गया, फिर उत्तर की ओर, यानी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर, यानी ये हो गया। फिर कह रहा अंत में पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर, अंत में पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर पश्चिम इधर आएगा, यानी ये 10 किलोमीटर ये था, यहीं पर आ जाएगा, यानी अपने इसी लाइन में आके मिल गया। तो 5 किलोमीटर ये भी, तो ऊपर कितना छूटा, 10 किलोमीटर छूटा है, 10 5 15 हो गया। कह रहा सोहन अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो भाई घर इसका यहाँ था, ठीक है, और ये यहाँ है, मतलब दक्षिण की ओर है। अब पूछे कितनी दूर पे, तो 10 किलोमीटर भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी से समरूप बनाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। कर CITRUS, कैट नहीं है गोलू, CIT है। आपको CIT सुनाई दिया है, बहुत सुन रहे हो, ध्यान तो यहाँ है नहीं तुम्हारा। FRWPFV, चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है, क्या लॉजिक दिया है। C यानी इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, ये 9 है, ये 20 है, 18 है, 21 है और 19 है। इसकी क्या है, 6 18 23 16 और 6 22। चलिए क्या है, 3 3 6, यानी इसमें +3 कर दिया है, और इसमें क्या क्या है 9 18। इंडियन रेलवे ने ये इसका अपोजिट कर दिया, हम अपोजिट का साइन OP लिख देते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये अपोजिट शॉर्टकट में OP लिखा है, यानी इंडियन रेलवे। फिर 20 3 23 +3 किया है, फिर इसमें क्या क्या है 18 फिर 16, यानी यहाँ -2 कर दिया है। ठीक है, इसमें देखिए बेतुका लॉजिक लगा दिया। अरे भैया तो +3 फिर अपोजिट +3 प्लस अपोजिट करता, यहाँ बेतुका बीच में पता नहीं क्या -2 कर दिया। चलिए हम भी उसका वैसे कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है अपोजिट है, ये अपोजिट है, UF क्या है अपोजिट, फिर ये +3 कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा भी वही लॉजिक होना चाहिए। क्या दिया है, इधर करते हैं, दिखाई दे रहा आप लोगों को, गोलू दिखाई दे रहा, इधर इधर दिखाई दे रहा है, क्या दिया है DAMPEN। ठीक है, चलिए तो हम भी कर दें। D का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे D का अपोजिट ड्यू, यानी सॉरी +3 है ना, तो ये इसकी 4 होती है, तो इसमें जोड़ेंगे तो G आएगा। इसका अपोजिट दिया तो अपोजिट A का अपोजिट Z होता है, तो GZ तो मान लीजिए इसमें भी है। फिर क्या दिया है +3, यानी +3 करेंगे तो क्या 13 और 3 कहेंगे 13 3 16, यानी P होता है GZP। यहाँ तक तो मिल गया, अभी भी कहाँ तक जाएगा। फिर क्या है आगे -2 है, तो P में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे -2 करेंगे P में से तो 14, यानी N आएगा। तो GZPN हमारा कहाँ दिख रहा है, इस ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। तो आगे करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बाकी चेक कर सकते हैं। फिर अपोजिट है तो E का अपोजिट V होता है, V दिया ही है। फिर क्या है +3 है, तो यानी N में 3 करेंगे 17 आएगा, क्यों, यानी हमारा ऑप्शन D सही है, B सही है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7वां, दिए गए व्यंजक का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कितना है, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, 7√5 + 8√5 फिर -3√5, और ये देखिए √20 है, तो जब √20 को अंदर फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ये √20 को आप इतना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 5 20। अब इसमें इसका पेयर बना के बाहर कर लीजिए तो क्या आएगा 2√5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 2√5। अब जितने प्लस वाले हैं सबको ऐड कर लीजिए, 7 8 कितना होगा 15, अब 15 2 17, और 17 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, कहेंगे 14, यानी 14√5। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है,
नीचे एक कथन और उसके दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। तो क्या दिया है, पानी ठंडा होने पर बर्फ में जबकि गर्म होने पर वह भाप में बदल जाता है, ये हमारा कथन है। इसका निष्कर्ष क्या दिया है, जल ठोस है, जल गैस है। देखिए पानी ठंडा होने पर बर्फ में जबकि गर्म होने पर वह भाप में बदल जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी बात कि जल हमेशा ठोस रूप में रहता है, तो बनता है भाई जल गैस है। नहीं जल तो देखिए जल रियलिटी में थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो वो लिक्विड होता है भाई, ठीक है, वो ठोस नहीं होता है, नहीं गैस होता है। तो इसका मतलब हमारा दोनों निष्कर्ष गलत है। तो क्या होगा, कहेंगे कथन से दोनों ही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है, निर्देश क्या दिया है, प्रश्न में एक कथन और उसके दो तर्क दिए हैं। क्या दिया है, आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क या कौन से तर्क मजबूत हैं। चलिए देखते हैं, क्या आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब आपको इसका तर्क देना हाँ या ना में। पहला तर्क क्या दिया है, नहीं, सभी लोग कठिन परिश्रम करें ऐसा संभव नहीं है। ये भी बात सही है, सभी लोग कठिन परिश्रम थोड़ी कर पाएंगे भाई। कुछ लोग मेंटली वर्क करते हैं, कुछ लोग शारीरिक करते हैं। जो मेंटली करते हैं वो शारीरिक नहीं कर पाएंगे, और जो लोग शारीरिक करते हैं वो शायद मेंटली भी नहीं कर पाएंगे। जैसे भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो मेंटली कहाँ कर पाएंगे, तो मेहनती ही कर पाते हैं यानी फिजिकली। तो क्या दिया, नहीं, सभी लोग कठिन परिश्रम करें ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा दिया, हाँ, कठिन परिश्रम का आर्थिक विकास से सीधे संबंध है। भाई ये बात तो सत्य है। दिया क्या, आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सभी लोग कठिन परिश्रम, मतलब देखिए अगर आपको आर्थिक विकास को मजबूत करना है तो कह रहा है हाँ, कठिन परिश्रम आर्थिक विकास से सीधे संबंध है। आपको परिश्रम करना है यदि आपको विकास करना है तो। लेकिन पहला तर्क मजबूत नहीं कि नहीं सभी लोग कठिन परिश्रम करें ऐसा संभव नहीं है। भाई करना तो पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अगर आप मेंटली मजबूत नहीं है तो भाई आप शारीरिक करेंगे, लेकिन आप शारीरिक मजबूत नहीं तो भी आपको मेंटली करना पड़ेगा यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, तो हमारा केवल दूसरा तर्क मजबूत है, ये वाला। यानी किसमें है, कहेंगे केवल तर्क दो मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है। और ये दो है किसमें, तो कहेंगे ये इसमें दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए कितना घुमा के दे दिया, मतलब ऑप्शन में भी आपको फंसा रहा है। ठीक, चलिए ये रहा आज का हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न। क्या दिया है, करें यहाँ दिए गए एक वेन आरेख में 3 अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये 3 भाषाएं क्रमशः तेलुगु, अंग्रेजी तथा हिंदी है। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है, पूछा इसमें कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। तो जरा देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये 3 आरेख है। ठीक है, ये 3 आरेख हमारे पास है। इसमें जो दिया ये केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये केवल हिंदी बोलने वाले हैं, ये केवल तेलुगु बोलने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये अंग्रेजी और तेलुगु दोनों वाले नहीं, इंग्लिश और तेलुगु दोनों वाले हैं। ये वाला ऑप्शन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलने वाले हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है ये हिंदी प्लस तेलुगु दोनों बोलने वाले हैं। ये जो बीच में बच रहा है ये जो बच रहा है बीच में, ठीक है, ये तीनों बोलने वाले हैं। तो कह रहे कम से कम 2, तो भाई ये भी तो 3 बोले, कम से कम 2 तो ये भी बोल रहा है। इसका मतलब इन चारों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कम से कम 2 भाषाओं को बोलने वाले। तो कितना का 50 ये हो गया और ये 25 15 ये है, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। अब 25 और 15 कितना होता है, कहेंगे 40 होता है। तो और प्लस 6 तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो कहेंगे 6 5 4 9 यानी 96 आ गया। यानी 96 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 96। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन हमारा आने वाला है वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5। और आपको एक चीज़ फिर बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो चैनल का नाम है वो अल्फ़ा एग्जाम पॉइंट हो गया है, अल्फ़ा एजुकेशनल पॉइंट से हट चुका है। तो अगर आप में अपडेट आया होगा तो उससे घबराइएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए